अब ईरान न्यूक्लियर डील है क्या? देखिए, कहानी शुरू होती है ईरान की न्यूक्लियर पावर पाने की इच्छा से। बेसिकली यू ऑल मस्ट हैव आइडिया दैट देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनको हम डेवलप्ड नेशन बोलते हैं, ठीक है। There are few countries in the world which are called as developed nation. Okay, so you must have heard something about United Nation. Okay, you must have heard something about United Nation. United Nations, you can say it is one of the most important international organization in the entire world. And don't worry, हम UN के बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. We will study all the international organizations in detail. तो वहां आपको पढ़ने में आएगा कि यूएन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज यूएनएससी. अभी के लिए आपको थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में जानना पड़ेगा. यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. Basically, there are 5 countries which are the permanent members of United Nations Security Council. और ये 5 countries को दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर countries में से माना जाता है. They are the super powers. ठीक है, इन 5 countries के नाम हैं USA, UK, China, France and Russia. So these are the 5 countries which are known as the 5 permanent members of UNSC. क्योंकि जब से United Nation बना है, that was in year 1945. ठीक है, इसका जो चार्टर है 1945 में ही साइन हो गया था. तो जब से यूनाइटेड नेशन बना है, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 5 परमानेंट कंट्रीज. अब मैं क्यों बोल रही हूं ऐसे कि मैम दीज 5 परमानेंट कंट्रीज व्हाई दे आर सो इंपॉर्टेंट, इनको आप सुपर पावर क्यों कह रहे हो? पहली बात तो ये कि दीज आर कॉल्ड एज P5 कंट्रीज. दे आर कॉल्ड एज P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इन 5 मेंबर्स के अलावा इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं विच कीप्स ऑन चेंजिंग इन एवरी 2 years. डोंट वरी, हम सारे डिटेल्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर फिर से पढ़ेंगे. अब ये जो यूएनएससी की 5 मेंबर कंट्रीज है ना, इनके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जो दुनिया में बाकी कंट्रीज के पास है ही नहीं. इन 5 कंट्रीज के नाम याद रखना. 1 इज यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस एंड रशिया. तो इनके पास वो कौन से खास पावर है? देखो, पहला हो गया न्यूक्लियर पावर. ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किए थे. इन अ वे यू कैन से दैट दे डेवलप न्यूक्लियर पावर. ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियर पावर पे काम किया. सो दे आर द न्यूक्लियर पावर कंट्रीज. दूसरा, इनके पास जो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन में डिसीजन लेने की अथॉरिटी. इस पावर को कहा जाता है वीटो पावर. ओके, सो अब बस ये मान के चलो कि इफ एनी ऑफ द 5 मेंबर्स इन दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इफ दे वीटो का मतलब डिनाई. ओके, इफ दे वीटो ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर इन यूनाइटेड नेशंस, तो उस मैटर के ऊपर कभी भी यूनाइटेड नेशन में कोई बात नहीं होगी. तो यहां मैं दोबारा से बता देती हूं जल्दी कि भाई यूनाइटेड नेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसको हम यूएनएससी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं. ठीक है, और यूएनएससी में देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास 2 तरीके के पावर्स हैं. पहला है न्यूक्लियर पावर और दूसरा है वीटो पावर. इन 5 कंट्रीज ने बोला कि सिंस वी हैव वर्कड ऑन न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट, सिंस वी डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फर्स्ट, हमने पहले न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किए, हमने पहले न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो केवल हमारे पास राइट्स होना चाहिए इस न्यूक्लियर पावर को मेंटेन करने का. नो अदर कंट्री अपार्ट फ्रॉम द परमानेंट 5 विल हैव द अथॉरिटी टू मेंटेन द न्यूक्लियर पावर. तो इन्होंने ऐसा करने के लिए एक अग्रीमेंट तैयार किया. लेट मी राइट द नेम ऑफ द अग्रीमेंट. ओके, सो इन्होंने एक अग्रीमेंट तैयार किया. इसको कहा जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ओके, सो इट्स कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ट्रीटी का मतलब आप समझते हो ना, ट्रीटी का मतलब होता है अग्रीमेंट. तो इन 5 कंट्रीज ने बोला कि ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट है ये हर उस कंट्री को साइन करना पड़ेगा जो भी न्यूक्लियर एनर्जी में काम करना चाहता है. देखो,
न्यूक्लियर एनर्जी से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके दो तरीके से यूज हो सकते हैं. इट कुड बी अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और इट कुड बी अ डिस्ट्रक्टिव अप्रोच. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव तो आप समझ ही गए भाई, न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो सकती है कि वी कैन जनरेट पावर, हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर अवर पावर प्लांट्स. ठीक है, आपने सुना होगा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वहां पे इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है. ठीक है, तो अब सभी कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी में काम करना चाहती हैं बिकॉज कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक चाइना, है ना, कंट्रीज लाइक वी हैव मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ UNSC, वो परमानेंट मेंबर्स नहीं है. तो भाई उनकी तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड दे नीड एनर्जी टू डेवलप देयर इकोनॉमी, टू सपोर्ट देयर इकोनॉमी. तो इन्होंने क्या किया, जल्दी से इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर दिया. कुछ कंट्रीज ने साइन कर दिया ये बोल के कि ठीक है, if we want to trade in nuclear energy, first of all we promise after signing this agreement कि we will use nuclear energy only for the constructive purpose, we will not use it for the destructive purpose. प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि आप किसी और को एक्सपैंड नहीं करोगे, किसी को बेचोगे नहीं, किसी तक पहुंचाओगे नहीं न्यूक्लियर एनर्जी जो कि वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करे. ठीक है, तो कई सारे कंट्रीज ने इस अग्रीमेंट को साइन कर दिया. दे एक्सेप्टेड व्हाट P5 members of UNSC told them. तो देखो यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये तो बिल्कुल मतलब सुपर पावर्स हो गए और उन्होंने डिक्टेट कर दिया बाकी सारे देशों को कि आप अपना न्यूक्लियर एनर्जी अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ये अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. तो जिन कंट्रीज ने इस अग्रीमेंट को साइन किया और ये मान गए कि ठीक है हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, किसी और को नहीं देंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, हम केवल इसको कंस्ट्रक्टिव यूज करने के लिए ट्रेड करेंगे, इस ग्रुप को कहा गया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG. तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में कौन से देश आते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर दिया? किसके कहने पर? परमानेंट 5 मेंबर्स के कहने पर. क्यों किया? क्योंकि P5 अपने आप को सुपर मानते हैं, अपने आप को सबसे, उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि ओनली वी आर द न्यूक्लियर पावर्स, वी हैव द वीटो पावर, तो सबको हमारी बात माननी पड़ेगी. पर आप सोचो क्या ये सही था पूरी तरह से? इज इट जस्टिफाइड कि केवल इन 5 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और बाकी देशों के पास नहीं होंगे? व्हाट इफ फ्यूचर में थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती है? तो ऑब्वियसली जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वो तो जीतेगा ही जीतेगा. ठीक है, और इस प्लैनेट का क्या होगा? इफ एवरी कंट्री स्टार्ट यूजिंग न्यूक्लियर मिसाइल ऑन ईच अदर, व्हाट वुड हैपन? ठीक है, सो अल्टीमेटली कुछ ऐसे देश थे जो सामने आए और उन्होंने बोला कि वी डोंट अग्री विद दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बिकॉज इट इज टोटली बायस्ड. उनमें से आपको हैरानी होगी कि वन कंट्री वॉज इंडिया. इंडिया का कहना था कि दिस इज नॉट राइट. पहले P5 कंट्रीज को भी न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये शर्त रखते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज केवल कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए हो, सो दीज P5 कंट्रीज शुड आल्सो सरेंडर देयर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स, व्हाटएवर दे हैव. इट इज नॉट जस्ट द डेवलपिंग इकोनॉमीज, क्योंकि हमारा क्या होगा अगर हम अपना सारा न्यूक्लियर वेपन आपको सरेंडर कर दें, न्यूक्लियर एनर्जी सरेंडर कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? फाइन, इंडिया ने नहीं किया साइन तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया. पाकिस्तान ने कहा जब इंडिया साइन नहीं कर रहा है तो हम क्यों साइन करें? बिकॉज एवरीबडी नोज कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, आए दिन दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम होती रहती है. देयर इज अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन स्टिल. जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है दोनों देशों के बीच में. सो पाकिस्तान सेड यदि इंडिया इसको साइन नहीं कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर वेपन अपने पास रखा है तो हम भी कैसे साइन कर सकते? बिकॉज वी विल हैव टू कीप अवर न्यूक्लियर वेपन विद अस. इसके अलावा कुछ और देश थे जिन्होंने बोला कि वी डोंट अग्री विद दिस अग्रीमेंट. उनमें से एक कंट्री था ईरान एंड देन देयर वाज नॉर्थ कोरिया. तो आई होप आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा. नॉर्थ कोरिया बेसिकली एक कंट्री है जिसको एक डिक्टेटर रूल करता है. देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो फ्रीडम. इट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर डिक्टेटर जिनका नाम है किम जोंग उन. ठीक है, तो यहां पर 4 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मानने से मना कर दिया. कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया. ये चारों नाम याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आप जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे वहां पे आपको इतना नॉलेज होना चाहिए. अब ईरान के ऊपर आ जाते हैं अपन. ठीक है, व्हाट हैपेंड विद इंडिया पाकिस्तान ये भी मैं बता दूंगी, बट अभी अपन ईरान के बारे में बात करते हैं. ईरान ने बोला कि नो,
हमारा देश न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करेगा. वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑन अवर न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करेंगे. हम न्यूक्लियर पावर जनरेट करेंगे क्योंकि हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है. ईरान एक बहुत ही डेवलप होता हुआ इकोनॉमी है. सो वी नीड न्यूक्लियर पावर टू सपोर्ट अवर ग्रोइंग इकोनॉमी. ऐसा बोलकर उन्होंने अपने न्यूक्लियर एनर्जी के जितने भी उनके प्रोग्राम्स थे उस पर काम करना कंटिन्यू रखा. बट आपको पता है ना स्पाई एजेंसीज के बारे में, है ना. इंडिया की भी एक स्पाई एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया बोलते हैं. वैसे ही पाकिस्तान की भी एक एजेंसी है जिसको बोलते हैं ISI. USA की भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट एजेंसीज हैं जो दुनिया भर में कंट्रीज पर नजर जमा के रखती हैं. ठीक है, तो अमेरिका को कहीं से ये पता चल गया, दूसरे P5 कंट्रीज को ये पता चल गया कि ईरान इज सीक्रेटली वर्किंग ऑन देयर न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट. ठीक है, जो बैन कर रखा था P5 कंट्रीज ने, ये बोल रखा था कि कोई भी देश न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज ना करे. ठीक है, लेकिन उनको क्या खबर मिली उनके स्पाइस के थ्रू कि ईरान इज सीक्रेटली डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान इज सीक्रेटली डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स. ठीक है, और उन्होंने ईरान को पूरी तरह से मॉनिटर करना शुरू कर दिया. तो सैटेलाइट इमेजेस मिली, बहुत सारे उनको एविडेंसेस मिले जो ये सजेस्ट करते थे कि ईरान इज सीक्रेटली वर्किंग ऑन न्यूक्लियर वेपन. ईरान ने कुछ ऐसे बंकर्स बना रखे थे, कुछ अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बना रखे थे. देन देयर वर रिपोर्ट्स कि ईरान हैज टन्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. न्यूक्लियर मटेरियल आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनके नाम सुनेंगे होंगे आपने. ठीक है, दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. इसी को न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज किया जाता है. पर जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है ना, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते बॉम्ब बनाने में, या नेचुरली ऑकरिंग प्लूटोनियम को नहीं करते. ठीक है, इनको एनरिच किया जाता है. एनरिचमेंट मतलब इनको एक प्रोसेस से बहुत ही ज्यादा रिफाइन किया जाता है, इनके आइसोटोप्स तैयार किए जाते हैं, और जब ये हाईली एनरिच्ड हो जाता है ना, तब जाकर ये न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम आता है. ठीक है, तो देयर वर रिपोर्ट्स दैट ईरान हैज टन्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, दैट वाज यूरेनियम, प्लूटोनियम. तो अब अमेरिका जैसा देश थोड़ा सा कंसर्न हो गया. ठीक है, अब क्या हो रहा था, अमेरिका ने अपने बाकी के P4 जो थे, मतलब ऑल टुगेदर P5 कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग की. ठीक है, और इस मीटिंग में उन्होंने क्या बोला, इस मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि लेट अस पुट सैंक्शंस ऑन ईरान. हम ईरान के ऊपर क्या इंपोज कर देते हैं, सैंक्शंस. सैंक्शंस का मतलब होता है हम ईरान के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं. ईरान की इकोनॉमी को रोकने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं होगा. यदि हम ईरान को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे, तो कुछ ही दिनों में ईरान को अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी एंड देन दे विल नॉट डेवलप देयर न्यूक्लियर वेपन्स. ठीक है, तो सैंक्शंस का मतलब होता है ट्रेड बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स. आपने सुना होगा ना, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटीज इंपोज कर देते हैं. इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझा सकती हूं. जैसे मान लीजिए एक कम्युनिटी है जिसमें 5-6 बिजनेसमैन है. ठीक है, सो देयर इज वन बिग बिजनेसमैन एंड देन देयर आर 4 स्मॉलर बिजनेसमैन. तो ये जो बड़ा बिजनेसमैन है, ये किसी पर्टिकुलर छोटे बिजनेसमैन को टारगेट करता है और बोलता है कि इसके साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा. अगर किसी ने भी इसके साथ ट्रेड किया तो उस बिजनेसमैन के साथ मैं ट्रेड नहीं करूंगा. ठीक है, अब आप जानते हैं कि बड़े वाले बिजनेसमैन के साथ सभी ट्रेड करना चाहते हैं बिकॉज देयर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन दैट, राइट. तो सारे छोटे वाले बिजनेसमैन ने मिलकर उस जो बाइकॉटेड, जो एक आइसोलेटेड बिजनेसमैन था, उसको अलग कर दिया, उसके साथ ट्रेड करना बंद कर दिया. So that is the meaning of sanctions over here. So what America did, अमेरिका ने ईरान के ऊपर sanctions impose कर दिए, और अमेरिका के जितने भी allies थे, what do you mean by allies? Allies मतलब friendly nations, जिनके संबंध अमेरिका के साथ अच्छे हैं, जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे हैं, उन कंट्रीज को अमेरिकन एलाइज बोला जाता है. जैसे मैं बोलूं इंडिया का एलाई इस वक्त अमेरिका है. ठीक है, इंडिया का एलाई पाकिस्तान नहीं है. हमने बहुत सारे सैंक्शंस पाकिस्तान पे इंपोज कर रखे हैं. तो अमेरिका ने बोला कि भाई हमने तो सैंक्शंस लगा दिए, हमने तो बैरियर्स लगा दिए, कोई दूसरा कंट्री भी ईरान के साथ अब ट्रेड नहीं करेगा. तो आइडिया वाज टू हिट द इकोनॉमी ऑफ ईरान. ऐसा कई सालों तक चला, जब 4-5 साल तक ईरान जो था वो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो गया. उसको सभी देशों ने बाइकॉट कर दिया बिकॉज दे वर ऑल स्केयर्ड ऑफ अमेरिका कि अगर हमने ईरान के साथ ट्रेड किया तो अमेरिका हमारे साथ ट्रेड नहीं करेगा. एंड यू कैन अंडरस्टैंड अमेरिकन इकोनॉमी इज द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी राइट नाउ. इट इज एट नंबर 1
पोजीशन इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमेरिका ने एक तरह से सभी कंट्रीज को बोल दिया कि कोई भी ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा। चलो, तो भाई सैंक्शंस लग गए अब ईरान के ऊपर। अब ईरान जब, अच्छा एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ईरान का जो मेन सोर्स जिससे वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करता था, दैट वाज द ऑयल। ईरान वाज वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ देश हैं जिनका ऑयल सप्लाई में, जिनकी पूरी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन देयर सप्लाई ऑफ ऑयल, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ठीक है। देन देयर वाज वेनेजुएला, देयर इज यूएसए, देयर इज ईरान, ओके। तो दीज आर द कंट्रीज, एंड देन देयर आर ऑफ कोर्स गल्फ कंट्रीज, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी गल्फ कंट्रीज कौन से होते हैं, ठीक है। तो कुछ देश थे इनकी पूरी इकोनॉमी जो थी ना वो डिपेंड करती थी कि वो कितना ऑयल सप्लाई करते हैं, बिकॉज दे वर द ऑयल रिच कंट्रीज। इंडिया में नेचुरली ऑयल नहीं होता है, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हम जैसे कि बहुत ज्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया इज राइट नाउ द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। उसके बाद इराक से हम बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करते हैं, और एक वक्त ऐसा था व्हेन ईरान वाज द थर्ड हाईएस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। लेकिन अमेरिका ने क्या बोल दिया सभी देशों को कि अब कोई भी ईरान से ट्रेड नहीं करेगा। इसका मतलब ईरान जो है वो किसी भी कंट्री को अपना ऑयल सेल नहीं कर सकता। और अमेरिका ने ये भी बोला, इफ इंडिया वांट टू कंटिन्यू बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान देन इंडिया वुड हैव टू सफर द सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका। तो हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ सफर ना होता है, इसलिए इंडिया ने भी ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। तो ईरान की जो इकोनॉमी का मेजर सोर्स था ना, दैट वाज द ऑयल, एंड दे स्टॉप्ड अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम द ऑयल। दिस इज व्हाट अमेरिका डिड। अब कुछ ही सालों में, 3-4 सालों में, जो ईरानियन यूथ थी, जो वहां के लोग थे, भाई उनको तो इतनी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती, तो वो लोग अपनी सरकार को अपोज करने लगे। द पीपल स्टार्टेड मार्चिंग ऑन स्ट्रीट, द पीपल स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग, ओके, दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। दे सेड कि वी आर वेरी रिच इन ऑयल एंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू सेल ऑयल टू अदर कंट्रीज, बिकॉज दे न्यू दैट अमेरिका हैज imposed sanctions on Iran and America is being biased for not letting Iran to work on their nuclear energy programs. अब ईरान जो सीक्रेटली जो कर रहा है वो वहां के यूथ को नहीं पता कि वेदर दे वर डेवलपिंग मिसाइल्स और वेदर दे वर डेवलपिंग वेपन्स, ठीक है। तो लोगों का कहना था कि यदि ये P5 कंट्रीज वेपन्स रखते हैं तो हमको भी रखना चाहिए, इसमें गलती क्या है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो 4-5 साल के अंदर ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से अफेक्ट हो गई, एंड धीरे धीरे ईरान की गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भैया, वी विल हैव टू नेगोशिएट विद द P5 मेंबर्स। ऐसा चलता रहा तो हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, हमें बचा नहीं पाएगा कोई भी। So that's when the negotiations started between the government of Iran, their foreign affairs ministers, and between the P5 countries and other members of European Union. अब यूरोपियन यूनियन मैंने वर्ड यूज किया है, इसको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगी जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि यूरोप की 27 देशों का ये यूनियन है। इट्स अ ग्रुप ऑफ 27 यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। उस वक्त इसमें 28 थे, अभी लेटली यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर आ गया है। सो नाउ देयर आर 27 मेंबर्स ऑफ EU, ओके। तो ईरान ने बोला कि वी विल हैव टू नेगोशिएट विद द P5 मेंबर्स एंड विद द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, और ये जो सैंक्शंस है ये ईरान के ऊपर से लिफ्ट अप होना चाहिए, अदरवाइज ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से क्रैश हो जाएगी, ठीक है। तो अब ईरान और दूसरी तरफ P5 कंट्रीज, इनके बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो कई सारे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुए कि एक अग्रीमेंट पे हम पहुंचे, एक पीस डील हम साइन करें कि भाई फाइनली ईरान विल हैव टू स्टॉप वर्किंग ऑन द न्यूक्लियर वेपन, एंड देन ग्रेजुअली अमेरिका विल रिमूव ऑल द सैंक्शंस जो उन्होंने ईरान पे इंपोज किए थे, ठीक है। उसी डील का नाम है ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। तो पहले तो इस डील का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। दिस वॉज अ प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो 2015 में फाइनली सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है। ईरानियन अथॉरिटीज और बाकी देशों के अथॉरिटीज ने मिलकर, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स ने मिलकर एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट तैयार किया, और इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को फाइनली 14th of July, रिमेंबर द डेट, 14th of July 2015 इसको साइन कर लिया गया। द डील वॉज साइंड ऑन 14th of July 2015 एंड द प्लेस वॉज वियना। Vienna is capital of Austria.
ठीक है, तो यहां पर वियना में इन सभी देशों के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने मिलकर इस डील को साइन किया। तो दिस इज कॉल्ड एज P5+1 एंड यूरोपियन यूनियन। एक तरफ कौन थे? एक तरफ था ईरान, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था वही P5। P5 में कौन आते हैं? यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और रशिया। P5+1 यहां पर है जर्मनी। स्पेशली जर्मनी को बुलाया गया था इस अग्रीमेंट को साइन करने के लिए। एंड देन देयर वर अदर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। फाइन, जर्मनी इज मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट जर्मनी को अलग से यहां पे डेजिग्नेट किया गया था। यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। तो इस अग्रीमेंट में कौन कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। देयर वर टोटल, हु कैन आंसर मी, कितनी पार्टीज थी? अभी मैंने समझाया। इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्टीज साइंड द ईरान न्यूक्लियर डील, देखो काउंट करो। एक हो गया ईरान, ओके, उसके बाद ईरान के बाद P5 के कितने हो गए? 5, टोटल 6 +1 हो गया जर्मनी, तो कितने हो गए? 7। ईरान एक हो गया, ये 5 हो गए, ये एक हो गया 7, और लास्ट में प्लस यूरोपियन यूनियन भी तो है। देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन एज वेल, ओके। सो ऑल टुगेदर देयर वर 8 पार्टीज। कितनी पार्टीज? 8 पार्टीज। तो ध्यान रखना, ईरान न्यूक्लियर डील को कितने लोगों ने साइन किया? 8 पार्टीज। कहां साइन हुआ, कब साइन हुआ, द डेट एंड वेन्यू आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 8 पार्टीज व्हिच वर प्रेजेंट ऑन दैट डे हु साइंड द ईरान न्यूक्लियर डील। दैट वाज द हिस्टोरिक ईरान न्यूक्लियर डील। ये जो डील साइन हुई थी 2015 में हुई थी, ठीक है, और किसके एफर्ट से हुई? अमेरिका के प्रेसिडेंट उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे बराक ओबामा, ठीक है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ही वाज वेरी वेरी यू शुड से एक्टिव फॉर साइनिंग दिस डील बिकॉज ही वांटेड ईरान टू सेटल ऑन समथिंग, ठीक है। तो ईरान पीस डील साइन होगी तो आप बोलोगे कि मैम तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही खत्म, ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और ये सारे कंट्रीज ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लेंगे, इट्स वेरी गुड डील। तो अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो व्हाई वी आर इवन रीडिंग दिस टॉपिक? प्रॉब्लम अब शुरू होती है, ठीक है, बिकॉज ऑल द फ्लॉज आर प्रेजेंट इन द डील एज डील ओनली। देखो मैंने बताया था आपको, द डील वाज साइंड ऑन 14th जुलाई 2015 इन वियना, ओके। अब इस डील में क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा था दैट ईरान वुड रीडिजाइन, convert and reduce its nuclear facilities। न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब जितने भी ईरान के पास न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जहां पर उसने अपनी फैसिलिटीज बना रखी हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए, जो नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, उसको एनरिच करने के लिए जो आपने प्लेसेस बना रखे हैं उनको फैसिलिटीज बोलते हैं। सो इसमें बोला गया था कि ईरान वुड रीडिजाइन, कन्वर्ट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड एक्सेप्ट द एडिशनल प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू लिफ्ट ऑल न्यूक्लियर रिलेटेड इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये सारी कंडीशन जब ईरान मान लेगा तभी उसके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो हटा दिए जाएंगे। फ्रीइंग अप टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑयल रेवेन्यू एंड फ्रोजन एसेट्स। तो अमेरिका ने बोला कि अगर आपने इस डील में लिखे गए सारे शर्तों को मान लिया, जो जो गाइडलाइंस हैं इस डील में, अगर ईरान इसको फॉलो करता है, तो ईरान का जितना भी फॉरेन मनी हमने विथहोल्ड कर रखा है इन फॉरेन बैंक्स, ईरान ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं दूसरे देशों में, वो सब फ्रीज हो गए थे, उसको हम रिलीज कर देंगे। प्लस हमने आपके ऊपर जितने सैंक्शंस लगाए थे कि कोई भी आपसे ऑयल नहीं खरीदेगा, वो सारे सैंक्शंस भी हम आपसे लिफ्ट अप कर लेंगे। देन यू विल बी एबल टू सेल योर ऑयल एंड देन योर इकोनॉमी विल कम बैक ऑन द ट्रैक। अब देखो यहां पर ये कीवर्ड है कि ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कम करना पड़ेगा जहां पर वो एनरिचमेंट कर रहा है, और जो एडिशनल प्रोटोकॉल इस डील में बनाए गए हैं उनको फॉलो करेगा। तो पहले हम फैसिलिटीज के बारे में मैं बताती हूं आपको। देखो बेसिकली ईरान के पास ना 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जहां पर वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था। One place was called as Natanz and the second facility was called as Fordo। ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। ईरान के कौन से 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा था? न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्या होता है मैं फिर से बता दूंगी अभी, ठीक है। तो one was called as Natanz, one was called as Fordo, ठीक है, जहां पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस was fed into centrifuges to separate out the fissile isotope U-235। Here I'll show you the picture of
द सेंट्रीफ्यूग. इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, ये आपको इलोंगेटेड सिलेंडर्स दिख रहे हैं आपको लंबे, ठीक है. सो दीज आर द सेंट्रीफ्यूग्स. ये सेंट्रीफ्यूग्स क्या होता है इसमें यूरेनियम को डाला जाता है इन सेंट्रीफ्यूग्स में एंड देन दे आर मेड टू रोटेट एट अ वेरी हाई स्पीड. जो आरपीएम होते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में ये रिवॉल्व करते हैं और उसके बाद वो जो यूरेनियम होता है वो रिफाइन होता जाता है, वो एनरिच होता जाता है. सो द ड्यूरेशन फॉर विच इट इज एनरिच्ड, ठीक है, और इट मूव्स, इट वुड रिजल्ट इनटू द एनरिच्ड क्वालिटी. आप उसको कम, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ द एनरिचमेंट. अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल. इस डील में ये बोला गया कि ये जो दो फैसिलिटीज हैं आपकी, एक है नटान्स और एक है फोर्डो, ठीक है, जहां पर ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा था, इन दोनों फैसिलिटीज में से केवल एक ही वर्किंग होगी एंड दैट वुड बी नटान्स. ओके, फोर्डो विल नॉट कंटिन्यू एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. पहली शर्त तो उनकी ये हो गई. नटान्स कैसे काम करेगा उसकी भी शर्त समझ लो. उन्होंने ये बोला कि बेसिकली ईरान के पास जितना भी नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम प्लूटोनियम पड़ा हुआ है ना, वॉट एवर क्वांटिटी दे हैव, सो 98% ऑफ द टोटल क्वांटिटी दे विल हैव टू सरेंडर. ठीक है, पूरी क्वांटिटी को हम मॉनिटर करेंगे एंड 98% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द यूरेनियम और प्लूटोनियम दे विल हैव टू सरेंडर सो दैट दे विल बी लेफ्ट विथ ओनली 300 किलोग्राम्स. ठीक है, उन्होंने बोला कि यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस मच ऑफ यूरेनियम. ठीक है, और इतने ही यूरेनियम का आप एनरिचमेंट करोगे और उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूज करोगे. देखो, ईरान ने बोला कि ठीक है, वी विल सरेंडर ऑल अवर न्यूक्लियर एनर्जी, हम अपने जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो हम सरेंडर करने को तैयार हैं, विल गिव यू ऑल द रिपोर्ट्स. बट हमारे देश को न्यूक्लियर एनर्जी भी तो बनाना है ना, तो उसी के लिए दे वर लेफ्ट विथ ओनली 300 किलोग्राम्स ऑफ द यूरेनियम और प्लूटोनियम. ठीक है, उनका 98% जो था दैट वाज रिड्यूस्ड. एंड ये कंडीशन कितने सालों के लिए लगाई गई थी? दिस कंडीशन वाज मेंट फॉर 15 ईयर्स. याद रखना, क्या कंडीशन? कंडीशन ये कि ईरान के पास जितना भी नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम या प्लूटोनियम है उसमें से 98% दे विल हैव टू सरेंडर फॉर 15 ईयर्स. सो डील की पहली कंडीशन कि नटान्स और फोर्डो में से केवल एक ही फैसिलिटी काम करेगी. कौन सी? नटान्स. दूसरी कंडीशन क्या? कि आपका जो टोटल आपका जो सप्लाई है उसका 98% आप सरेंडर करोगे, यू विल बी लेफ्ट ओनली 300 किलोग्राम्स. ठीक है, एंड दिस कंडीशन वुड वर्क फॉर 15 ईयर्स. सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया. अब थर्ड कंडीशन क्या? थर्ड कंडीशन वाज रिगार्डिंग द एनरिचमेंट. देखो, एनरिचमेंट ये बोला गया कि जब आप यूरेनियम को, मैंने आपको सेंट्रीफ्यूग्स की पिक्चर दिखाई, सो द थर्ड कंडीशन वाज कि आपके पास यू हैव सो मेनी सेंट्रीफ्यूग्स. ईरान के पास तकरीबन 20,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूग्स थी. ठीक है, सो दीज 20,000 सेंट्रीफ्यूग्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज यू आर गोइंग टू सरेंडर योर न्यूक्लियर मटेरियल. सो आपको 20,000 सेंट्रीफ्यूग्स की जरूरत नहीं है. यू विल बी लेफ्ट विथ जस्ट मोर देन 5,000. ठीक है, विच इज इनफ फॉर द न्यूक्लियर एनरिचमेंट. यू विल बी लेफ्ट विथ जस्ट मोर देन 5,000 सेंट्रीफ्यूग्स. ठीक है, और ये तो हो गई थर्ड कंडीशन. इसके अलावा फोर्थ कंडीशन ये थी कि आप जो एनरिचमेंट है, योर एनरिचमेंट विल बी लिमिटेड टू जस्ट 3 to 4%. मैंने कहा था ना कि जितना ज्यादा आप किसी न्यूक्लियर मटेरियल को एनरिच करते हो उतना ही ज्यादा वो रिफाइंड होता है फॉर इट्स यूज्ड टू जनरेट अ न्यूक्लियर वेपन. तो उन्होंने बोला कि 90% एनरिच यूरेनियम का ही यूज हो सकता है फॉर मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर मिसाइल. ठीक है, बट इफ यू आर एनरिचिंग यूरेनियम ओनली अप टू 3 to 4%, दैट इज गुड इनफ फॉर द एनर्जी जनरेशन एंड इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ वेपन. सो ये 4 कंडीशंस तो पहले ही उस डील में आ गई. एडिशनल प्रोटोकॉल्स में बेसिकली ये बोला गया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो ग्लोबल एजेंसी होती है विच कीप्स अ चेक और मॉनिटर्स द एटॉमिक एनर्जी, यहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो समय समय पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मॉनिटर करेंगी कि क्या ईरान इज एक्चुअली फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस ऑफ द डील. ऐसा तो नहीं कि ईरान सीक्रेटली अपने न्यूक्लियर वेपन भी बना रहा है और यहां पर P5 कंट्रीज को बोल रहा है कि नहीं नहीं वी तो फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस. तो ऐसा ना हो, इसलिए समय समय पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आकर ईरान में दे विल कीप अ चेक ऑन द फैसिलिटी व्हाट ईरान इज एक्चुअली डूइंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी ये इस डील में बोल दी गई. ये देखो आप, ईरान ने ये भी बोला कि मैं IAEA सेफगार्ड्स
जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। दे विल अलाउ द इंस्पेक्टर्स टू एसेस एनी साइट वेर एवर इन द कंट्री दे डीम सस्पिशियस, and until 2031 Iran will have 24 days to comply with any IAEA access request। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम इतनी सारी चीजें ईरान ने मान ली, इन प्लेस इन एज व्हाट, उनको बदले में क्या मिला? बदले में उनको ये मिला कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर से बोला था कि वी विल लिफ्ट अप ऑल द सैंक्शंस और आपका जितना भी फॉरेन मनी विच इज फ्रीज्ड उसको हम रिलीज कर देंगे, सो योर इकोनॉमी विल कम बैक टू नॉर्मल। हुआ क्या कि ये जो डील साइन हुई थी ये हुई थी 2015 में, ठीक है, और बराक ओबामा के कारण हुई थी बिकॉज ही वॉज वेरी ईगर टू साइन द पीस अकॉर्ड विथ ईरान, फाइन। इस पूरी डील में फ्लॉ केवल एक ही था कि द डील वॉज मेंट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ओवरऑल जो डील थी उसमें केवल एक ही क्लॉज जो था वो टोटल क्वांटिटी वाला, दैट वाज फॉर 15 years, बट द डील के जो बाकी के जो क्लॉज थे दे वर मेंट फॉर ओनली 10 years, ठीक है। तो 10 साल तक ईरान को एक रेस्ट्रिक्ट करके रख सकते थे फॉर देयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और देयर रिसर्च रिगार्डिंग द न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स। लेकिन 10 साल के बाद क्या होता, 10 years के बाद क्या होता? 10 years के बाद तो ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस भी लिफ्ट अप हो चुके होते, ईरान वुड हैव बीन एट अ बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके बाद ईरान वुड हैव परमिशन टू कंटिन्यू विद ऑल द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो डील वाज लिमिटेड ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। दैट वाज साइंड बाय बराक ओबामा, जो बराक ओबामा चाहते थे। 2015 के बाद 2017 के जब दोबारा से जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जब चेंज हुए, यू नो दैट डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, so his major agenda was to boycott, to scrap off this Iran nuclear deal। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ही कहा था इस डील का कोई मतलब नहीं है, दिस इज द वर्स्ट डील विच अमेरिका हैज एवर साइंड इन द हिस्ट्री, बिकॉज ये डील केवल 10 साल के लिए ईरान को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो 10 साल के बाद क्या आप एक ऐसे कंट्री को फेस करोगे जिसके पास अब न्यूक्लियर वेपन भी है और अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से ये बहुत ही गलत डील थी। सो फ्रॉम द डे 1 ऑनवर्ड्स ही वाज अगेंस्ट दिस ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मेरे पावर में आते ही मैं इस डील को स्क्रैप ऑफ कर दूंगा, और वैसा ही कुछ हुआ, ठीक है, वैसा ही कुछ हुआ। 2018 में मई में, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही अबेंडन्ड द लैंडमार्क डील। He got the charge of the presidential office in January 2017 and in May 2018 उन्होंने इस पूरी डील को पूरी तरह से स्क्रैप ऑफ कर दिया और ये बोल दिया कि अमेरिका हैज नाउ बैक्ड ऑफ फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, और दोबारा से हमने वही सारे सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ईरान के ऊपर से लिफ्ट अप कर लिए गए थे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, फिर ईरान ने नेगोशिएशन किया, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस वक्त 2015 में बराक ओबामा थे, उन्होंने बैठ के ईरान के साथ ईरान न्यूक्लियर डील साइन की, जिसके बदले में ईरान के ऊपर से पूरे सैंक्शंस उठा लिए गए। देन ईरान इकोनॉमी वाज फ्री टू ट्रेड। अगेन इन May 2018 वो डील स्क्रैप ऑफ कर दी गई एंड द न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही अगेन पुट द सैंक्शंस टारगेटिंग बोथ ईरान एंड द स्टेट्स दैट ट्रेड विद इट। ये फिर से बोल दिया कि अब जो भी देश दोबारा से ईरान के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगा देंगे। सो दिस इज द कंप्लीट जेस्ट ऑफ द डील, इफ यू कैन रीड इट नाउ। दिस लेड टू अगेन डाउनटर्न इन Iran's economy. In May 2019, Iran suspended commitments under the agreement and gave other signatories a 60-day deadline to protect it from US sanctions. Otherwise, it said it would resume production of highly enriched uranium. ठीक है, तो अब ईरान ने क्या बोला? ईरान ने बोला अमेरिका ने तो हमारे ऊपर दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका हैज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द डील। देखो, अमेरिका जो कि मेजर डिक्टेटर था, मेजर आप बोल सकते हैं, जिससे एक रोल प्ले किया था इस डील को साइन कराने में, अगर अमेरिका ही बैक ऑफ हो गया है तो बाकी के मेंबर्स का कोई मतलब रह जाता था क्या डील में? तो ग्रेजुअली दे आल्सो सेड कि ठीक है, अब अमेरिका ही नहीं है तो हमारा भी क्या, क्योंकि अमेरिका ने बोल ही दिया है कि अगर हम ईरान के साथ डील करेंगे या ट्रेड करेंगे तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा। तो ईरान ने वार्निंग दी, यदि किसी ने भी इस डील को स्क्रैप किया तो फिर हम भी बदले में रिएक्ट करेंगे। इस तरह की वार्निंग ईरान ने दी थी और ये बोला था कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम पे काम करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स वी विल स्टार्ट डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन इफ अमेरिका इफ अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अमेरिका डिसाइड्स टू बैक ऑफ फ्रॉम द डील। तो ये है कुल मिला के पूरा हिस्ट्री जो है ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। अब देखो अभी क्या हुआ है, 2020 में अपडेट्स हैं। चाइना, यूके एंड ग्रुप ऑफ 77, मैंने आपको बताया था ना ग्रुप ऑफ 7,
जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उसके बाद होता है ग्रुप ऑफ 20 जिन्हें G20 कहते हैं, वैसे ही G77 भी होता है जिसमें दुनिया के कई सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। दे हैव फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायलैटरल बेनिफिट्स। तो इन्होंने बोला कि अमेरिका को ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस को थोड़ा ईज आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस साल सभी देशों को भुगतना पड़ रहा है। यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज नॉट वेरी लॉन्ग अगो दैट ईरान वाज फेसिंग वर्स्ट कोरोना क्राइसिस। ईरान की सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके। तो सारे कंट्रीज ने प्रेशर बनाया था अमेरिका के ऊपर कि आप ईरान के ऊपर से थोड़े बहुत सैंक्शंस हटा लो, लेट अस प्रोवाइड देम मेडिकेशन, लेट अस प्रोवाइड देम द बेसिक एसेंशियल्स, क्योंकि कोरोना तो ऐसा है कि इट हैज नॉट लेफ्ट एनी कंट्री, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, ये इंटरनेशनल राइवलरी अपनी जगह है, बट दिस इज द टाइम ऑफ द पैंडेमिक एंड एवरी कंट्री शुड सपोर्ट ईच अदर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स वॉच, बेसिकली वॉच डॉग का मतलब होता है जो नजर रखता है, ठीक है। सो दिस इज एन इंटरनेशनल एजेंसी। इन्होंने भी अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज करी थी, इसमें उन्होंने ये बोला था कि यूएसए को ईरान पर लगे सैंक्शंस रिलीज करना चाहिए टू एंश्योर ईरान एक्सेस टू एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन रिसोर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। तो यही है लेटेस्ट अपडेट इसमें कि कई सारे कंट्रीज हैं, क्योंकि अभी भी सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर। ईरान की इकोनॉमी जो है वो अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी कंट्री ईरान से ऑयल नहीं खरीद रहा है, ठीक है। देखो, इंडिया ने ना अमेरिका को बोला था कि ईरान इज थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया फॉर ऑयल। हम सबसे ज्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया से लेते हैं, देन वी गेट इट फ्रॉम इराक, और ईरान से हमें बहुत ज्यादा ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो व्हाट वुड हैपन, बिकॉज इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, भाई हमारी एनर्जी नीड्स कैसे फुलफिल होंगी। तो यूएसए ने बोला था, यू डोंट वरी, वी विल नॉट अलाउ यू टू ट्रेड विथ ईरान, बट वी विल प्रोवाइड यू ऑयल इंस्टेड। तो अमेरिका से हम अभी फिलहाल ऑयल खरीद रहे हैं, और अमेरिका ने यह बोला था कि वी विल गिव यू सब्सिडी ऑन दिस परचेज ऑफ ऑयल, बिकॉज बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान वॉज बिट, यू कैन से, इकोनॉमिक एज कंपेयर टू बाइंग ऑयल फ्रॉम यूएसए, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एंड ऑल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, द नेविगेशन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। ओके, सो मैं आगे बढ़ रही हूं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गल्फ रीजन फर्स्ट। देखो, ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद द एग्जांपल। पहले आप इस थोड़े से मैप को फोकस करो, इस मैप की लोकेशन समझो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर गल्फ कंट्रीज, ठीक है। इफ यू गो टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ दिस मैप, यू विल सी इंडिया के सर्दर्न एरिया में देयर इज इंडियन ओशन, एंड देन वी हैव द अरेबियन सी। सो हियर यू कैन सी दिस इज अरेबियन सी, ये वो वाला हिस्सा है। When you go to the west in the Arabian Sea, here you will see the Gulf of Oman. ये वाला जो एरिया है ना, this is the Gulf of Oman. अच्छा, there are few terms which you must know before you actually proceed further. You know the meaning of ocean, the large water body, right? Oceans, Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic, Arctic and the Southern Ocean. Ocean के ही extension को हम कहते हैं sea. इंडियन ओशन का जो वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन है वो अरेबियन सी बन गया, ठीक है। तो ओशन के ही एक्सटेंशन को हम सी भी कहते हैं, और ओशन के ही एक्सटेंशन को हम बे भी कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सी के एक्सटेंशन को हम कहते हैं गल्फ। तो यू मस्ट हैव हर्ड सेवरल टाइम्स पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ इज नथिंग बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सी, ठीक है, और यू कैन से द आर्म ऑफ द सी, जो एक्सटेंड हो रहा है आगे की तरफ। तो अरेबियन सी का एक्सटेंशन है गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा, और आगे जाएंगे दिस इज गल्फ ऑफ पर्शिया, इसको पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। वाई पर्शियन गल्फ? क्योंकि पुराने समय में ईरान वाज कॉल्ड एज पर्शिया, किंगडम ऑफ ईरान वाज द पर्शियन किंगडम। ओके, सो दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज पर्शियन गल्फ। सो आई होप आपको लोकेशन क्लियर हो गई। बीच में ये जो आपको थोड़ा सा ये स्ट्रैंगुलेटेड एरिया दिख रहा है ना, वेरी नैरो चैनल ऑफ वाटर हियर, दिस चैनल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट ऑफ, इसका नाम है स्ट्रेट का हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। डू रिमेंबर द वर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड स्ट्रेट? स्ट्रेट का मतलब होता है अ नैरो चैनल ऑफ वाटर विच इज कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। Any narrow channel of water which connect two bigger water bodies, it is called as a strait. So आप जब बहुत सारे ऐसे issues पढ़ेंगे वहां पे आपको स्ट्रेट आएगा सुनने में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो here is the स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं फिर से बताती हूँ, this is the स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। You can see the स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज connecting the स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज connecting the Gulf of Oman and the Persian Gulf.
ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, अ वेरी नैरो चैनल ऑफ वाटर विच इज कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज। तो अब देखो यहां पे कर्वेचर है, इट इज वेरी वेरी नैरो, द पैसेज ऑफ वाटर इज वेरी नैरो एंड प्लस देयर इज अ कर्वेचर। ठीक है, ये पॉइंट मुझे बताना था बिफोर आई टॉक अबाउट द गल्फ कंट्रीज। अब देखो गल्फ कंट्रीज क्या है, यू कैन सी जो कंट्रीज पर्शियन गल्फ से सराउंडेड है दे आर कॉल्ड एज गल्फ कंट्रीज। बट आप बोलोगे मैम ईरान तो आएगा ही आएगा ना, याद रखना जब हम गल्फ कंट्रीज बोलते हैं उसमें ईरान नहीं आता है। ईरान को हटाकर बाकी के जितने भी कंट्रीज हैं विच बॉर्डर्स पर्शियन गल्फ, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द गल्फ कंट्रीज और गल्फ मेंबर्स। यू डू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज क्वाइट यू कैन से ट्रिकी। आपको लगेगा कि बिकॉज ईरान इज ऑब्वियसली बॉर्डर्ड बाय द पर्शियन गल्फ तो वाई नॉट इट इज अ गल्फ कंट्री, बट इन बाकी कंट्रीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया है एंड दे आर नोन बाय द नेम ऑफ अरब स्टेट ऑफ गल्फ। ठीक है, सो ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कंट्रीज। सो नाउ हियर द अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ, वो कंट्रीज जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करती हैं, दे आर द 7 अरब स्टेट्स दैट बॉर्डर्स द पर्शियन गल्फ। कौन कौन सी हैं देखो, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, कतार, कुवैत, ये याद रखना आपको। ठीक है, सो दीज आर द 7 नेम्स जो आपको याद रखना है। इनमें ईरान नहीं आता है। ठीक है, दिस इंक्लूड द नॉन अरब स्टेट ऑफ ईरान। मैंने आपको बता दिया रीजन क्यों है, क्योंकि इन सातों कंट्रीज ने बोला कि वी कलेक्टिवली बी कॉल्ड एज द गल्फ कंट्रीज एंड दे प्रेफर टू यूज द टर्म अरेबियन गल्फ rather than the Persian Gulf. Arabian Gulf ये प्रेफर करते हैं। ठीक है, I've just told you the location as well. Now गल्फ कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने एक काउंसिल बना रखी है और इस काउंसिल को बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मैंने बताया गल्फ कंट्रीज में कितनी कंट्रीज आती हैं, 7 कंट्रीज। क्या इंपॉर्टेंस है इन गल्फ कंट्रीज का, दे आर द ऑयल रिच कंट्रीज। इन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ठीक है, दे हैव नेचुरली ऑकरिंग नेचुरल गैस, दे हैव नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स। मैंने बताया था 7 कंट्रीज, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतार, कुवैत एंड इराक। These 7 countries are the world's leading suppliers of natural gas and oil. किसी के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स ज्यादा हैं जैसे कि कतार, तो किसी के पास ऑयल के रिजर्व्स ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। अब इन 7 मेंबर्स में से 6 देशों ने मिलकर अपना एक काउंसिल तैयार कर लिया है और इसको बोलते हैं जीसीसी। ठीक है, जीसीसी में इराक बाहर हो जाता है और बाकी के 6 मेंबर्स हैं। इट इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ एक्सेप्ट इराक। याद रखना 2 चीजें बताई हैं मैंने आपको। पहला टर्म गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में ईरान नहीं आएगा, बाकी के 7 कंट्रीज आएंगे विच बॉर्डर्स द पर्शियन गल्फ। कौन कौन से वो मैंने आपको बताया। उसके बाद होता है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, तो 7 गल्फ कंट्रीज में से केवल 6 कंट्रीज ने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बना रखा है, इराक भी उसमें से बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 6 कंट्रीज और ये बना था 25 मई 1981। व्हाट वाज द पर्पस? जीसीसी कंट्रीज ने बोला कि भैया गल्फ कंट्रीज आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व्स। इराक ने बोला कि हम अपना ऑयल अपने हिसाब से मार्केट में सप्लाई करेंगे, वी विल हैव अवर ओन रूल्स एंड गाइडलाइंस, विथ विच कंट्री वी वांट टू ट्रेड, विथ विच कंट्री वी डोंट वांट टू ट्रेड, वो हम डिसाइड करेंगे, वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द यूनियन। तो बाकी के जो ये 6 कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर ये बोला है कि हम सब मिलकर ये डिसीजन लेंगे कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, द प्राइस ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम वुड बी फिक्स्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, इट वुड नॉट फ्लक्चुएट। कोई कंट्री ज्यादा बेच रहा है, कोई कंट्री मुनाफा कमाने के लिए उससे कम करके बेच रहा है। सो इन दिस केस ऑल ऑफ अस विल नॉट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। व्हाट शुड बी डू, हमें एक डेफिनेटिव गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस को रेगुलेट कर पाए। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा ऑयल सप्लाई कर देंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑयल की वैल्यू कम हो जाएगी, बिकॉज देर आर वेरी हैंडफुल ऑफ कंट्रीज विच हैव द नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स, विच हैव द नेचुरली ऑकरिंग नेचुरल गैस। बाकी सारे देश इनसे इंपोर्ट करने पे डिपेंडेंट है। चाइना हैज टू इंपोर्ट लॉट ऑफ ऑयल, इंडिया हैज टू इंपोर्ट लॉट ऑफ ऑयल फॉर मीटिंग देयर एनर्जी डिमांड्स। तो इन सब 6 कंट्रीज ने मिलकर क्या बोला
कि हम मिलकर गाइडलाइन डिसाइड किया करेंगे एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो सबको बेनिफिट मिलेगा। जो चीज नेचर में कम होती है ना, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, ये तो आपको पता है। द थिंग विच इज रेयर इन नेचर इट गिव्स यू द हाईएस्ट प्राइस, लाइक दैट्स व्हाई द डायमंड्स आर एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई द पेट्रोलियम इज एक्सपेंसिव। इंडिया डजंट हैव नेचुरली ऑकरिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स। सो इस मकसद से जीसीसी बना था। तो अब आपको ईरान न्यूक्लियर डील समझ में आ गई, अब आपको गल्फ कंट्री समझ में आ गई, अब आपको गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी समझ में आ गई। तो अब इस मैप पर आ जाओ वापस से। ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, द मेंबर्स ऑफ जीसीसी, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार, कुवैत, यूएई, बहरीन, दीज आर द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ ऑयल। अब ऑयल कैसे जाता है दुनिया भर में? ऑयल कोई एयरलिफ्ट तो होता नहीं है, ऑयल इज सेंट ऑन द बिग शिप्स, ठीक है। कई सारे बड़े कार्गोज होते हैं जो शिप्स कैरी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था सऊदी अरेबिया इज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। मान लीजिए इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया एंड बोला हमें आप 10,000 बैरल्स भेज दीजिए, ठीक है, क्रूड ऑयल के। तो अब सऊदी अरेबिया क्या करेगी? सऊदी अरेबिया बोलेगी कि ठीक है, वी विल सेंड यू द 10,000 बैरल्स, पर उसके लिए वॉट एवर शिप वी आर गोइंग टू यूज, विल यूज द कंसाइनमेंट, जो हम जिसके थ्रू बेचेंगे उसका पैसा इंडिया को पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव, राइट। तो हम जिस भी शिप में आपका कार्गो लोड करके भेजेंगे उसका जो नेविगेशन होगा उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो इंडिया से ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से कोई जाएगा 10,000 बैरल्स खरीदने के लिए। अ शिप वुड बी लोडेड, सऊदी अरेबिया लोड करेगा और इंडिया तक पहुंच जाएगा। अब इंडिया बोलता है कि भैया इसकी क्या गारंटी कि हम पैसे भी दे दें आपको 10,000 बैरल्स के, हम शिप के नेविगेशन के भी पैसे दे दें आपको कि शिप इज रीचिंग टू इंडिया, बट अगर बीच रास्ते में कोई हादसा हो गया तो? आपने सुना होगा कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है या कई बार कोई अटैक हो गया तो हमारा ऑयल तो बर्बाद हो जाएगा, हमारे तो पैसे भी दे चुके और ऑयल भी गया। सो इन दैट केस कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज यहां पर आते हैं एंड दे से कि हम आपके शिप को, आपके कार्गो को, आपके कंसाइनमेंट को हम इंश्योर कर रहे हैं। सो इंडिया हैज टू पे सम अमाउंट, ठीक है, फॉर द प्रीमियम एंड दे गेट देयर कंसाइनमेंट इंश्योर्ड। तो ऐसे ही हर देश करता है। विच एवर कंट्री इज बाइंग ऑयल फ्रॉम दीज 6 गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज, दे से कि ठीक है आप हमारे कार्गोज को यहां से भेज दीजिए एंड विल पे यू द मनी। अब आप देखो, ऑल द वे फ्रॉम पर्शियन गल्फ द कंसाइनमेंट इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, देन थ्रू गल्फ ऑफ ओमान एंड देन इट विल रीच द अरेबियन सी। फिर अगर इंडिया में आना है तो अरेबियन सी के थ्रू वो इंडिया के वेस्टर्न घाट पे किसी भी कोस्ट पे आ जाएगा। If it has to go to Sri Lanka, it will reach. If it has to go to China, it will cross all the way across Indian Ocean through South China Sea and it will reach to China. तो हर देश का पैसेज यहीं से है। If the oil is going to the other side, it will have to again go through the same passage and it will have to cross the Africa and go on the other side. So you realize that this location plays a very important role for supplying oil to the most of the countries in the world. ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ की इंपॉर्टेंस कितनी है, यहां से बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स जाते हैं शिप के दुनिया भर में, ठीक है। तो अब आपको ये लोकेशन भी समझ में आ गई। अब यहां पे मैं आपको बताती हूं ईरान का रोल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डायरेक्ट, इसके बहुत ही नजदीक ईरान का एक बहुत ही फेमस पोर्ट है बंदर अब्बास, एंड ऑल्सो ईरान ने एक अपना दूसरा पोर्ट डेवलप किया हुआ है वेरी क्लोज टू गल्फ ऑफ ओमान, दैट इज कॉल्ड एज अ छाबहार पोर्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, ठीक है। छाबहार पोर्ट ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट, लेट मी सी इफ द टाइम परमिट्स और आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी इतना समझो कि ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है ना, दे डायरेक्टली ओपन टूवर्ड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब कहानी में ट्विस्ट क्या? अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए, बोल दिए तुमसे तो कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा, विच एवर कंट्री बाइज ऑयल फ्रॉम यू वी विल बाइकॉट दैट कंट्री एज वेल। ऑन द अदर हैंड दीज कंट्रीज आर स्टिल दे आर सेलिंग ऑयल देयर ऑल द ऑयल थ्रू द सेम पैसेज। तो ईरान ने क्या बोला? ईरान स्टार्टेड प्रेशराइजिंग दीज कंट्रीज कि अगर आपने अमेरिका को कन्विंस नहीं किया टू रिमूव सैंक्शंस फ्रॉम ईरान तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां से ब्लॉक कर देंगे एंड वी विल नॉट लेट एनी ऑफ द कंसाइनमेंट टू रीच। ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से चेंज कर ली। ईरान ने बाकी सारे मेंबर्स को क्या बोला? इफ यू बैक ऑफ फ्रॉम द डील, जैसा कि अमेरिका ने किया है, इफ यू बैक ऑफ फ्रॉम द डील तो हम इस तरह से इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे एंड वी विल नॉट लेट अदर कंट्रीज टू ट्रेड इजीली। ईरान की एक बहुत ही एलीट मिलिट्री विंग है
ठीक है। ईरान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तो है ही, इसके अलावा एक उनकी बहुत ही एलीट ग्रुप है, मिलिट्री ग्रुप है, जिसका नाम है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। ठीक है, याद रखना, ईरान का एक एलीट मिलिट्री विंग है जिसका नाम है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो ईरान ने अपनी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को यहां उनके सबमरीन्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में तैनात कर दिया था। ठीक है, दे स्टार्टेड डिस्टर्बिंग ऑल द ट्रेड फ्रॉम द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कंट्रीज टू अदर कंट्रीज। कुछ ऐसे एपिसोड सामने आए जिसमें एक कंटेनर, जापान का एक कंटेनर था, एक कंसाइनमेंट था, इट वाज कैरिंग ह्यूज लॉट ऑफ रिजर्व्स, उसको यहां पर मिसाइल से एक्सप्लोड कर दिया गया। हालांकि किसी भी कंट्री ने आगे से आके क्लेम नहीं किया, ईरान ने आके नहीं बोला कि हमने एक्सप्लोड किया है, बट सैटेलाइट इमेजेस ने और कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिससे पता चला कि दिस मिसाइल वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द ईरानियन साइड। सो ऐसा एक शिप के साथ हुआ, दूसरे शिप के साथ हुआ, तीसरे शिप के साथ हुआ। सो ऑल द कंट्रीज वेर प्रेशराइज की भैया अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस जो लगाए हैं, इसकी वजह से ईरान जो है अब वो इस तरह की हरकत कर रहा है। दे आर नॉट लेटिंग अवर ट्रेड टू एक्सप्लोर। तो यहां अमेरिका ने बहरेन के पास अपनी एक नेवल शिप को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब आप देखो टेंशन कैसे बढ़ा इस पूरे एरिया में। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तैनात है, उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। दे विल नॉट लेट एनी कंसाइनमेंट टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और फिर अमेरिका की जो ऑलरेडी स्टेशनड उनकी 5th फ्लीट थी, अमेरिका की जो फ्लीट्स होती है ना, अलग अलग जगहों पर लोकेशन में ऑलरेडी तैनात है, तो बहरेन में उनकी एक 5th फ्लीट तैनात थी उनकी नेवी की। तो अमेरिका की जो ये 5th फ्लीट थी, दे स्टार्टेड पेट्रोलिंग द एरिया and they started taking responsibility for the security of all the consignments which are crossing in this region. So GCC के कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर है रियाद में, सऊदी अरेबिया में। ऑफिशियल लैंग्वेज इस ब्लॉक की अरेबिक है, ऑब्वियसली 6 मेंबर्स हैं GCC में। और GCC ने भी अपने प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल फोर्स बना रखी है जिसका नाम है पेनिनसुला शील्ड फोर्स। ओके, so now the topic of importance and the topic of relevance in the current affairs is the Chabahar port deal. This is what I was talking about कि पूरा बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए before we even come on to the topic that is Chabahar port deal. So अब आपको ईरान न्यूक्लियर डील समझ में आ गया, आपको पर्शियन गल्फ की लोकेशन मालूम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मालूम है, गल्फ कंट्रीज मालूम है, आपको ये मालूम है कि कैसे हम वहां से ट्रेड करते हैं, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं छाबहार पोर्ट डील पे। तो व्हाट इज दिस? सी, दिस इज द पोर्ट। Let me show you the map first, then you will understand. ठीक है, देखो यहां है अपना इंडिया। यू कैन सी द बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम दिस साइड। वी आर बॉर्डरिंग विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं अंडर वन प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इफ यू रिमेंबर, मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम पहले भी मेंशन किया था। We will study all the details of the project in the upcoming classes. अभी सिर्फ मैं उसका ओवरव्यू आपको बता रही हूँ, ब्रीफ बता रही हूँ। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे बिकॉज दे वांटेड टू डेवलप अ रोडवे और आई शुड से अ लिंक कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ पाकिस्तान अप टू वन ऑफ द रीजन इन चाइना। यहां चाइना है ऊपर। ठीक है, तो यहां चाइना ने पाकिस्तान में अरेबियन सी के पास एक पोर्ट बनाया है और इस पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट। सिंपल समझ लो कि ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना क्या करना चाहता था। चाइना कह रहा था कि जितना भी ऑयल हम गल्फ कंट्रीज से खरीदते हैं, दिस ट्रेवल्स फ्रॉम पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, एंड देन फॉर रीचिंग चाइना इट हैज टू ट्रेवल ऑल द वे डाउन टू इंडियन ओशन एंड देन साउथ चाइना सी और फिर चाइना जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना सब मशक्कत ना करना पड़े, इसके लिए हमने पाकिस्तान में ही एक पोर्ट डेवलप कर लिया है, दैट इज ग्वादर पोर्ट। तो चाइना के जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं जो गल्फ ऑफ ओमान से आते हैं वो ग्वादर पोर्ट पे आएंगे। उसके बाद यहां से ऑल द वे इट वुड रीच टू चाइना अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, ये जो पूरा लिंक बनाया उन्होंने, इट विल बी अ सीरीज ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स विच विल बी कैरिड आउट अंडर रोबोट, तो चाइना तक यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अब इंडिया का कंसर्न ये था, इसमें इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया का कंसर्न ये था कि जो पिछले 2-3 साल में जो हालात हैं, बिकॉज इंडिया इज नॉट हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड बिकॉज चाइना हैज बीन कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग पाकिस्तान। और इस साल तो आपने पढ़ा ही होगा द गलवान वैली इशू। China and India have they had direct standoff for few months in the Ladakh region. ठीक है, वो
उसके बाद नेपाल वाला इशू भी आपको मैंने बताया हुआ है, इंडिया नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं चाइनीज फैक्टर इन्वॉल्वमेंट था। तो इंडिया का कंसर्न ये था कि इंडिया जो है ना इस ओबोर प्रोजेक्ट को टोटली अपोज करता है। वो क्यों अपोज करता है वो भी हम आगे सब कवर करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने बोला इफ चाइना सक्सीड्स in developing this port and then finally connecting all the way to China across Pakistan, then this would be dangerous for all the consignments which are coming towards India. इंडिया के जो कंसाइनमेंट्स हैं जो पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान से आते हैं वो उनके लिए थोड़ी डेंजरस सिचुएशन इसलिए हो जाएगी बिकॉज एनी टाइम पाकिस्तान एंड चाइना दे कैन ब्लॉक, ठीक है। यदि फ्यूचर में चाइना और पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो यहां से आने वाले जो हमारे ऑयल के कंसाइनमेंट्स हैं उसको पाकिस्तान या चाइना टोटली ब्लॉक कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दैट वाज अवर कंसर्न। इसी कंसर्न के चलते इंडिया ने ईरान को कन्विंस किया, ठीक है, और ईरान से बोला कि हम यहां पर गल्फ ऑफ ओमान के पास आपका एक पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं। इंडिया विल बी इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी फॉर डेवलपिंग अ पोर्ट इन ईरान दैट ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ ओमान। आइडिया समझ में आया? इंडिया को क्या पड़ी थी ईरान में जाके इन्वेस्ट करने की? इंडिया को इसलिए पड़ी थी क्योंकि इंडिया को डर था कि चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती फ्रेंडशिप है, जो बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना के पाकिस्तान में, उसकी वजह से यदि फ्यूचर में इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब होते हैं तो पाकिस्तान एंड चाइना विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट सम हिंड्रेंस फॉर इंडियन कंसाइनमेंट्स। इसी के चलते इंडिया ने ईरान से बोला कि हम यहां पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे। सो दिस इज अ पोर्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए इंडिया ने बोला था कि हम ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। केवल पोर्ट ही नहीं, पोर्ट के अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो पाइपलाइन में होंगे, ठीक है। सो टोटल प्रोजेक्ट्स की जो नेटवर्क मतलब जो टोटल अमाउंट जो इवैल्यूएट किया गया था दैट वाज समवेयर अराउंड 1.6 बिलियन, ठीक है, दैट वाज समवेयर अराउंड 1.6 बिलियन। अब इस पोर्ट का आपने लोकेशन समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि व्हाई दिस पोर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज trade. So Chabahar port is located next to Gulf of Oman at the mouth of Strait of Hormuz. You understood the importance of the Strait of Hormuz. What Iran did? They blocked the Strait of Hormuz, not allowing the ships from the Gulf countries reaching to other countries. ठीक है? It is the only Iranian port with direct access to Indian Ocean. चाबहार पोर्ट इज द ओनली इरानियन पोर्ट जिसकी डायरेक्ट एक्सेस है जो खुलता है इंडियन ओशन में, एंड इट इज जस्ट 72 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान। आई हैव जस्ट टोल्ड यू चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया था। इस ग्वादर पोर्ट से केवल 72 किलोमीटर्स की दूरी पर ही है चाबहार पोर्ट। तो इंडिया को यह लगा कि यदि चाइना क्रिएट भी करता है कोई ट्रबल ग्वादर पोर्ट के पास तो पहले ही हम इसको काउंटर कर सकते हैं एट Chabahar port. So for that India will have to work in collaboration with the government of Iran. ठीक है? It serves at Iran's only oceanic port and consists of 2 separate ports. इसके actually 2 सब parts हैं, 2 ports हैं. One was शाहिद कलंतारी and शाहिद बहिश्ती। याद रहे तो ठीक है नाम, कोई बात नहीं। अच्छा, इन पोर्ट्स की ना ये जो 2 पोर्ट्स मैंने बताया कि चाबहार पोर्ट के अंदर ये 2 बंदरगाह आते हैं, इनमें बर्थ्स है। बर्थ्स क्या होती हैं? आपने पोर्ट्स में देखा होगा ना इस तरह के इलोंगेटेड एरियाज बनाते हैं जिसके बाजू में जो शिप्स होती हैं, वेसल्स आके ये बोर्ड होती हैं, ठीक है, दे हार्बर ऑन द साइड्स ऑफ द बर्थ। तो इनके बर्थ्स बनाएंगे। तो इंडिया ने बोला था कि इन पोर्ट्स के बर्थ्स हम बनाएंगे जहां पर ये वेसल्स आके हार्बर करेंगी, ठीक है, स्टेशनड होंगी। डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1973। सबसे पहले ईरान ने ही अपने चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की बात कही थी, दैट वाज इन 1973। पर ईरानियन रिवॉल्यूशन की वजह से काफी बार ये जो मैटर है टलता गया। फाइनली जाके फर्स्ट फेज इसका ईरान ने स्टार्ट किया था 1983 में, ठीक है। एंड व्हेन इंडिया ग्रेजुअली रियलाइज कि दिस पोर्ट ऑफ ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान के साथ वहां पे नेगोशिएशन शुरू कर दिए थे। नाउ बीइंग क्लोज टू अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज ऑफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इट हैज बीन टर्म्ड एज द गोल्डन गेट टू दीज लैंडलॉक्ड कंट्रीज। इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है थ्रू चाबहार पोर्ट। इंडिया हेल्प कर रहा है ईरान को चाबहार पोर्ट डेवलप करने में, ठीक है। मैंने बताया था इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो पाइपलाइन में होंगे। इट इज नॉट जस्ट द पोर्ट विच इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बट देयर वर सेवरल अदर इश्यूज एज वेल, सेवरल अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। जैसे कि ये भी डिसाइड किया गया था डील में कि ग्रेजुअली पोर्ट के बाद इंडिया जो है वो ईरान के साथ एक रेलवे नेटवर्क बनाएगा
दैट वुड कनेक्ट ऑल द वे टू जहेदान, मतलब छाबहार को जहेदान से कनेक्ट करेगा। तो यहां से जितना भी सामान पहुंचाना है इट विल बी सप्लाइड वाया रेलवे। उसके बाद जहेदान से आगे जाएगा ये अफगानिस्तान के जरांज तक, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया यहां पे। अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड लैंड लॉक्ड? लैंड लॉक्ड देश वो देश होते हैं जो कहीं से भी पानी से सराउंडेड नहीं है। अफगानिस्तान पूरी तरफ से, चारों तरफ से लैंड से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लैंड लॉक्ड। और ऐसा देश जो कि पानी से सराउंडेड होता है ना, उसको बोलते हैं लिटोरल स्टेट, याद रखिएगा, लिटोरल, ठीक है। सो प्रोजेक्ट में एक डील ये भी थी उनकी कि एक रेलवे नेटवर्क बिछाया जाएगा जो छाबहार से पहले तो ईरान के जहेदान तक कनेक्टिविटी रखेगा, उसके बाद आगे अफगानिस्तान तक भी कंसाइनमेंट्स जा सकते हैं थ्रू जारांज, और उसके बाद आगे डेलाराम। नाउ फॉर एग्जांपल इफ इंडिया वांट टू कंडक्ट ट्रेड विद अफगानिस्तान, ठीक है, मान लीजिए इंडिया को वीट बेचना है अफगानिस्तान को, तो कौन सा रूट यूज होगा? बिकॉज अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री एंड यू नो कि हम ऐसे तो नहीं जा सकते अफगानिस्तान। क्यों? जाहिर सी बात है, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हैं नहीं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इज गोइंग टू ब्लॉक ट्रेड ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो द ओनली ऑप्शन फॉर इंडिया वाज टू एक्सप्लोर दिस पोर्ट। तो इंडिया ने बोला अगर हमें अफगानिस्तान से ट्रेड करना है तो वी विल क्रॉस ईरान एंड वी विल रीच अफगानिस्तान। इसके लिए हम रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे। एंड नॉट जस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ऊपर जो यहाँ पे यूरेशियन कंट्रीज आते हैं ना, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, इन सारी कंट्रीज के साथ भी हम आगे रेलवे नेटवर्क बना के इनके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। दिस वाज द इंटेंशन ऑफ इंडिया। एंड व्हाई दिस इंटेंशन वाज नॉट प्रीवियसली फुलफिल्ड? क्योंकि आप देखोगे जब इधर, तो यहां ऊपर तक तो पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे हिमालयन रेंजेस आ जाती हैं और इस तरफ तो चाइना है, तो वी हैव नो रूट, नो अदर रूट टू ट्रेड एक्चुअली विद अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। सो दिस वाज द ओनली वे इन विच इंडिया कुड हैव एक्सप्लोर्ड इट्स ट्रेड विद द लैंड लॉक्ड यूरेशियन कंट्रीज। तो मैंने आपको बताया कि छाबहार पोर्ट में देखो, यू कैन सी ऑल द इलोंगेटेड प्रोजेक्शंस, दीज आर द बर्ड्स, ये बर्ड्स हैं। यहाँ पे आके वेसल्स ऐसे डॉक होती हैं, ऑल द वेसल्स दे डॉक ओवर हियर। डॉक होना मतलब हार्बर होना, ठीक है। ये बर्ड्स इंडिया डेवलप करेगा। इंडिया ने ये छाबहार पोर्ट डील में ऐसा बोला था दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, ग्रेजुअली हम इन्वेस्ट करेंगे। टोटल जो प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी $1.6 बिलियन, बट वो एक बार में तो हम दे देंगे नहीं, इट विल बी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, तो हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। मैंने आपको बर्थ बताया, दिस इज द टॉप व्यू, यू कैन सी दिस इज द बर्थ। यहाँ पे आके इस तरह से ये शिप्स जो है ये डॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया की डील क्या थी कि जो छाबहार पोर्ट के 2 पोर्ट्स थे ना, यू हैव रेड, शाहिद कलंतारी एंड शाहिद बहिश्ती। तो इंडिया की डील ये थी कि शाहिद बहिश्ती में से हम ऐसे 5 बर्ड्स को डेवलप करके देंगे ईरान को, ठीक है। नाउ अब 1983 में तो छाबहार पोर्ट के जो काम था वो धीरे धीरे शुरू हो गया, फेज 1 शुरू हो गया। 2003 में इंडिया ने ईरान को अप्रोच किया, बट कुछ ज्यादा हो नहीं पाया था, ठीक है। In May 2016, finally, India and Iran signed a bilateral agreement. Bilateral का मतलब होता है दोनों तरफ की सरकारों ने मिलकर जो agreement sign किया हो, in which India would refurbish one of the berths at Shahid Bahishti port and construct a 600-meter long container handling facility at the port. तो ये डील थी, ठीक है, इसमें ये बोला गया था। Now, port is partly intended to provide an alternative for trade between India and Afghanistan. As I've already told you, India का intention क्या था कि ईरान से भी ट्रेड होगा, अफगानिस्तान से भी होगा, उज्बेकिस्तान से भी होगा, तुर्कमेनिस्तान से भी होगा। सो वी वुड डेवलप ग्रेजुअली। 800 किलोमीटर्स लॉन्ग पैसेज बनाया जाएगा बिटवीन इंडिया बिटवीन अफगानिस्तान बॉर्डर, देन द पाकिस्तान, क्लोजर टू द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान देन पाकिस्तान कराची पोर्ट। ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, तो मई 2016 में तीनों देशों के बीच में ट्राइलेटरल अग्रीमेंट होता है। ट्राइलेटरल मतलब जिन 3 कंट्रीज इन्वॉल्व में, बायलेटरल तो था ही, दिस वाज बिटवीन ईरान एंड इंडिया। अब ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन होता है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जिसमें इंडिया बोलता है वी विल डेवलप अ ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पोर्ट को बनाने की बात हुई थी बिटवीन इंडिया एंड ईरान। छाबहार पोर्ट डील जो है, पोर्ट की डेवलपमेंट की साइन किसमें हुई थी? दैट वाज अ बायलेटरल डील, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड ईरान। लेकिन ये जो ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसके थ्रू रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे, दिस वाज अ ट्राइलेटरल अग्रीमेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। पोर्ट डील वाज अ बायलेटरल अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया ईरान, एंड ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को डेवलप करना, रेलवे ट्रैक्स बिछाना, कनेक्टिंग ऑल द वे छाबहार पोर्ट टू जहेदान एंड देन टू अफगानिस्तान, दैट वाज अ ट्राइलेटरल अग्रीमेंट, ठीक है।
अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेल लाइन फ्रॉम छाबहार पोर्ट टू जाहिदान अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान एज एन ऑल्टरनेट ट्रेड रूट, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। मैंने आपको सब बता दिया इसमें, ठीक है। 2016 में जैसे ही ये डील साइन होती है ना, इंडिया ने धीरे धीरे अपने कंसाइनमेंट्स भेजना शुरू कर दिया थ्रू छाबहार पोर्ट, ठीक है। अब ईरान न्यूक्लियर डील को भूल मत जाना, ईरान न्यूक्लियर डील 2018 में स्क्रैप ऑफ हुई। 2016 से इंडिया ने ईरान में छाबहार पोर्ट को यूज करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वहां से कंसाइनमेंट्स जाने लगे। इनफैक्ट 2017 में अफगानिस्तान में भी वीट का कंसाइनमेंट गया एंड इन दिसंबर 2018 पूरी तरह से छाबहार पोर्ट का जो काम था वो इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। बट व्हाट हैपेंड इन मई 2018, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। मैंने बताया ना, तो जैसे ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए उसमें क्या बोला गया था कि नो कंट्री वुड कंडक्ट ट्रेड विद ईरान। यदि आप ईरान के साथ कोई भी किसी भी तरह का डीलिंग करोगे तो आपको भी बाइकआउट कर दिया जाएगा, आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। अब इंडिया यूएसए का एलाई था, एलाई मतलब फ्रेंड, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे थे। तो विथ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लॉट ऑफ नेगोशिएशन इंडिया वाज एबल टू कन्विंस अमेरिका कि भैया हमने बहुत पैसा लगाया है छाबहार पोर्ट में, तो हमें वहां का काम कंटिन्यू करने दो, डू नॉट पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द छाबहार पोर्ट। तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है, हम इंडिया को एक्सेप्शन दे रहे हैं, यू कैन कीप ऑन वर्किंग इन द छाबहार पोर्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द रिलेशंस विद इंडिया, ठीक है। पर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस प्रकार से थे कि इंडिया को उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो स्टील चाहिए था, जो दूसरे मटेरियल चाहिए थे ना, वो किसी दूसरे नेशन से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। देखो, इंडिया तो छाबहार पोर्ट में जाके काम कर रहा है, वहां पे बर्ड्स को डेवलप कर रहा है, पोर्ट को रेडी कर रहा है, पर वहां पर काम करने के लिए इंडिया हैज टू बाय मटेरियल्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, राइट। तो अदर कंट्रीज वर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ सेलिंग मटेरियल टू ईरान, दैट इज इनडायरेक्टली इंडिया, बिकॉज दे वर कंसर्न्ड कि अमेरिका हमसे नाराज नहीं हो जाए। सो इस पूरे पोर्ट का जो काम था ना वो काफी डिले हो गया, और इस डिले के चलते जो वो रेलवे प्रोजेक्ट का काम था ना वो भी काफी ज्यादा डिले हो गया। अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में एक्चुअली दो पार्ट थे। पहला पार्ट था उस रेलवे प्रोजेक्ट का कि भैया सब स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। सब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ग्राउंड तैयार किया जाए। रेलवे ट्रैक आप बिछाओगे कहां, तो ग्राउंड भी तो तैयार करना है। तो ग्राउंड तैयार कौन करेगा? शर्त यह थी कि ईरान जो है वो सब स्ट्रक्चर तैयार करेगा, ग्राउंड वर्क तैयार करेगा। और दूसरा जो ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर वाला काम है, मतलब रेलवे ट्रैक्स बिछाना, एक्चुअली जो स्टील मंगाना और आगे डेवलपमेंट करना, ट्रैक्स बिछाने का काम इंडिया करेगा, ठीक है। तो इस तरह का अग्रीमेंट हुआ था इन दोनों देशों के बीच। अब ईरान ने अभी लेटली 2020 जुलाई, ये परसों की बात है, एक अनाउंसमेंट आया, बेसिकली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिंदू में, जिसमें ये लिखा था कि ईरान हैज ड्रॉप्ड आउट इंडिया फ्रॉम द छाबहार पोर्ट डील। इस तरह का कुछ आर्टिकल आया कि ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया है फ्रॉम देयर रेल लाइन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उस पोर्ट डील में मैंने बताया ना कई सारे प्रोजेक्ट्स वेयर इन द पाइपलाइन ऑफ द पोर्ट डील, ठीक है। तो वो जो रेल लाइन कंस्ट्रक्शन वाली जो डील थी उसमें से ईरान ने इंडिया को बाहर कर दिया है। और रीजन क्या स्टेट किया? बिकॉज ऑफ द डिलेइंग ऑफ द फंडिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडिया ने बहुत वक्त लगा दिया है, ज्यादा उस प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग नहीं हुई है इस वक्त, इसलिए ईरान जो है वो अकेला ही कंटिन्यू करेगा अब इस पूरे प्रोजेक्ट को। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई। तो दिस वॉज नॉट वेरी गुड फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा मोदी गवर्नमेंट का, हमारी जो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी उसको क्रिटिसिज्म होने लगा, ठीक है। तो ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ईरान ने ग्रेजुअली क्यों इंडिया को इस तरह का आर्टिकल क्यों आया, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में ईरान में जो इंडियन एम्बेसी है उनका एक ट्वीट आता है कि भाई वी हैव नॉट कंप्लीटली बैक्ड ऑफ फ्रॉम द रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। अभी फंडिंग में थोड़ी डिले हुई थी, जिसकी वजह से ईरान ने डिसाइड किया था कि दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बट इंडिया बाहर नहीं है, ठीक है। हम जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, बिकॉज ड्यू टू पैंडेमिक एवरी इकोनॉमी इज सफरिंग, राइट। सो जैसे ही चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होंगी तो वी विल अगेन बी पार्टिसिपेटिंग इन द एंटायर प्रोजेक्ट। तो ये जो है ये दिस विल कंटिन्यू टू बी अ ट्राइलेटरल अग्रीमेंट बिटवीन ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो कई सारी मिनिस्ट्रीज के यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आए। फाइनली ईरान की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, हमने ये नहीं बोला कि हमने इंडिया को हटा दिया है, हमने काम शुरू कर दिया है बिकॉज प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया है, ठीक है। और ईरान ने बोला कि हमारे पास अभी जितनी भी पैसे अवेलेबल हैं तो वी आर यूजिंग अवर फंड फ्रॉम द ईरान नेशनल डेवलपमेंट फंड। ये उनकी सरकार का एक फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। उसमें से हम $400 मिलियन अभी यूज कर रहे हैं एंड वी आर इनिशियलाइजिंग विद द वर्क। हम काम शुरू कर रहे हैं बिकॉज हमारा काम है सब स्ट्रक्चर तैयार करना। तो पहले हम सब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब तो आके इंडिया सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा ना। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस आए।
तो इट्स नॉट कि पूरी तरह से इंडिया जो है डील से बाहर आ गया है। अच्छा, चाबहार पोर्ट को नहीं छोड़ा है इंडिया ने, चाबहार पोर्ट में स्टिल इंडिया कंटिन्यू कर रहा है वहां पे काम करना, बर्ड्स का डेवलपमेंट करना। इट इज ओनली द रेल प्रोजेक्ट, यहां पर थोड़ा सा अभी एक सेटबैक हो गया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है, इंडिया की जो इरकॉन नाम की जो रेलवे कंपनी थी ना, दिस वॉज अबाउट टू वर्क विथ ईरान एंड दिस वॉज अबाउट टू डेवलप द रेलवे ट्रैक्स इन ईरान, जो सुपरस्ट्रक्चर बनाने वाली थी। इंडिया इज ऑलरेडी जीरोड आउट इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। ये तो बात सही है कि अमेरिका के सैंक्शंस के डर की वजह से इंडिया ने ऑयल खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो आप बोलोगे मैम इंडिया ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ईरान वाज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया, तो ईरान नाराज नहीं हुआ क्या? दिस मे बी वन ऑफ द रीजन व्हाई ईरान हैज रिएक्टेड लाइक दिस, कि दे हैव रिलीज्ड अ स्टेटमेंट कि वी हैव स्टार्टेड ऑन अवर ओन बिकॉज देयर इज अ डिलेइंग ऑफ फंडिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। ठीक है, दो मैं फिर बता रही हूँ, चाबहार पोर्ट की जो डील है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। इट इज ओनली द रेलवे लाइन जो प्रोजेक्ट है दैट इज अफेक्टेड। ठीक है, नाउ USA has provided a sanction waiver for the Chabahar port and the rail line, but it was difficult to find equipment supplier and partners due to worries of being targeted by USA. As I've told you, कई सारे देशों को ये लग रहा था कि यदि हम यहाँ पे सामान बेचते हैं तो अमेरिका कहीं हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगा दे, बिकॉज स्टील जो है ना, स्टील कम्स अंडर द सैंक्शंस जो अमेरिका ने इम्पोज किए हुए हैं दूसरे देशों को कि आप ईरान के साथ इस चीज में ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, एंड अनदर रीजन कुड बी द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना। यस, ईरान और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, दे आर गोइंग टू कंप्लीट 25 years, तो दिस में बी इवन द चाइनीज फैक्टर। यू मस्ट हैव रियलाइज रिसेंटली कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज पढ़ने में आए हैं जिसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट रहा है कहीं ना कहीं टू हैम्पर इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी चाइना ने इंटरेस्ट दिखाया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग $400 billion इन ईरान, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वाई ईरान हैज रिलीज्ड सच अ स्टेटमेंट कि हम अपने आप ही काम शुरू कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से अभी डिलेइंग हो गई है बजट की। ठीक है, नाउ both nations, that is China and Iran, they are very close to finalizing a deal that would include the Chinese involvement in Chabahar's duty-free zone. चाबहार पोर्ट का कुछ हिस्सा चाइना भी इन्वेस्ट करने वाला है वहां पर, एंड पॉसिबली दे विल हैव अ लार्जर रोल इन चाबहार पोर्ट एज वेल। ठीक है, अब Iran proposed a tie-up between Chinese-run Pakistani port at Gwadar and Chabahar in 2019 and offered interest to China in the Bandar Ikjask port, which is just 350 kilometers from Chabahar as well in the Chabahar duty-free zone. भाई ईरान को तो अपना ट्रेड देखना ही है ना, चाहे फिर वो इंडिया के साथ हो चाहे फिर वो चाइना के साथ हो, एंड ईरान नोज कि अमेरिका ने जब तक मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, मैं ऑयल तो अपना सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, है ना, दूसरे देशों को ईरान इज नॉट एबल टू सप्लाई ऑयल, तो ये वो तरीके हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करके रख सकते हैं। सो ईरान वेलकम्स ऑल द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना एज वेल, एंड दिस हैज बीन द मेजर इंटेंशन ऑफ चाइना। मैं आपको बता दूं, आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ होगा कि मैम चाइना को डर नहीं लगता क्या अमेरिका से? एक्चुअली नहीं लगता, क्योंकि 3 साल से अमेरिका और चाइना का भी ट्रेड वॉर चल रहा है। तो चाइना हैज नेवर बीन स्केर्ड ऑफ अमेरिकन सैंक्शन, एंड इनफैक्ट चाइना को इतना अफेक्ट होगा भी नहीं अगर अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए, बिकॉज चाइना एक्सपोर्ट्स बेसिकली मोर एंड इम्पोर्ट्स बेसिकली लेस। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन चाइना मोर। ठीक है, तो चाइना की खुद की जो इम्पोर्ट है ना अमेरिकन गुड्स की, वो बहुत कम है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड अगर अमेरिका इस तरह का वॉर करता है तो। सो दिस हैज बीन द ईरान्स इंटेंशन। तो अब आपको यहाँ पे एक नया एंगल देखने को मिल रहा है कि इंडिया का इंटेंशन था कि ग्वादर पोर्ट को काउंटर चेक करने के लिए हम चाबहार पोर्ट में प्रेजेंस रहें। ठीक है, लेकिन अगर चाबहार पोर्ट में भी चाइनीज इन्वॉल्वमेंट होता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अ गुड लुक फॉर इंडिया। ठीक है, तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जैसा कि आपको मालूम है, दिस ईयर दैट इज इन दिसंबर 2020 अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ड्यू हैं। ठीक है, तो जब नेक्स्ट ईयर इन जनवरी 2021 जो भी नया अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप और द जो बिडेन, सो दीज फॉरेन पॉलिसीज आर गोइंग टू मूव एज पर देयर ओन रिकमेंडेशंस। ठीक है, सो अगर जो बिडेन की पॉलिसीज आ जाती हैं तो मे बी समथिंग एल्स वुड वर्क आउट, और अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि इम्पोजिंग हार्श रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईरान इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड फॉर अमेरिका एज वेल, क्योंकि धीरे धीरे बाकी सारे कंट्रीज भी अमेरिका पे प्रेशर बना ही रहे हैं कि आपको अब रिलीज करना चाहिए सैंक्शंस। व्हाट दे शुड एक्चुअली डू, दे शुड नेगोशिएट नाउ विथ ईरान एंड देन ट्राई टू कम ऑन टू सर्टेन पॉइंट्स कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन भी, आप न्यूक्लियर एनर्जी पे भी किस तरीके से काम करो। अमेरिका को कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगोशिएशन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है द प्रीवियस प्लान वाज JCPOA वाज नॉट गुड,
क्योंकि वो केवल 10 सालों के लिए था। तो अब नई पॉलिसी आपको ड्राफ्ट करना चाहिए बैठ के ईरान के साथ। यू शुड वर्क ऑन सम पॉइंट्स एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमीज आर गोइंग टू बी बूस्टेड। बिकॉज अगर ये ऐसी चलती रही चीजें तो गल्फ कंट्रीज आर गोइंग टू सफर, इंडिया इज गोइंग टू सफर, ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइनीज इन्वॉल्वमेंट। इंडिया का ट्रेड भी वहां पे सफर हो जाएगा और बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जिनकी ट्रेड है पर्शियन गल्फ रीजन में, वो सारी कंट्रीज सफर करेंगी। सो इट इज मोस्टली गोइंग टू इंक्रीज टेंशंस, रिलीफ बहुत कम होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इशू। यही है आपका चाबहार पोर्ट डील।